यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेटों का दिल की गहराई से मैं स्वागत करती हूँ। और आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 135वीं जयंती की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी आदरणीय गुरुजनों का, सभी आदरणीय ग्रेट लीडरों का और आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आजकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त का सांचा ही बदल देते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक है जिनको भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक विचार है, एक संघर्ष है, एक क्रांति है, एक ऐसे कर्मशील योद्धा जिनकी करुणा ने मानवता को एक नई दिशा दी और जिनके विचारों ने इतिहास को एक नई पहचान दी और जिनके संकल्पों ने सच में एक समय के एक स्वरूप को बदल दिया। क्योंकि 14 अप्रैल यह वो दिन था जब एक ऐसा सूरज उगा था जिसने समाज के अंधकार को दूर करने की ठान ली थी। वो दिन जब एक ऐसी सोच ने जन्म लिया था जिसने आने वाली पीढ़ी को एक जीने का हक सिखाया था। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको पूरा भारत उन्हें प्यार और सम्मान के साथ बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना जीवन ही नहीं जिया बल्कि उन्होंने पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनकर काम किया। तो 14 अप्रैल 1981 को एक मध्य प्रदेश के एक महू में एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन एक संघर्षों से भरा था और बचपन में उन्हें छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। और जो स्कूल के जो जीवन थे उन्हें अलग बैठाया जाता था, ना पानी तक छूने दिया जाता था। तो उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि उन्होंने परिस्थितियों को ही नहीं अपने इरादों को बड़ा बनाया। तो उन्होंने जो शिक्षा अपना सबसे बड़े एक हथियार बनाया, यही कारण था उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटीज में अमेरिका और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जैसे विश्व प्रतिष्ठित संस्थानों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। क्योंकि हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हो तो इंसान अपनी किस्मत ही नहीं इतिहास बदल सकता है। उनका एक नारा था जो एक हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने भारत के एक संविधान का निर्माण कर समानता और न्याय की नींव रखी और दलित कमजोर वर्गों की और महिलाओं के अधिकार के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किए। तो आज की ट्रेनिंग हमारी जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि इतिहास किताबों के पन्नों में नहीं बनता। इतिहास बनता है जब कोई इंसान हालातों से लड़ने का फैसला करता है। तो आज ऐसे ही इतिहास रचने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में हम जानेंगे, जो संघर्ष से एक सफलता तक की यात्रा। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी जो अपने शानदार अनुभव और प्रभावशाली विचारों के माध्यम से शब्द को इतनी खूबसूरती से रखते हैं कि वह एक प्रेरणा बन जाती है। तो मैं सभी कोहों से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी कोहों के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सबको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अनिल साख्या सर जी, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से। अनिल साख्या सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज वेलकम सर। आपने। थैंक यू मैम। आज इस शाम की बेला में आपने हमें एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में दो शब्द रखने का मौका दिया है, इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। जैसा कि मैम ने बताया है कि आज का दिन जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन एक ऐसे
व्यक्तित्व का उदय हुआ था। जैसा कि मैडम ने बताया है कि मऊ एक मध्य प्रदेश में स्थान है, तो उनका वहां पर जन्म हुआ था। और 14 अप्रैल 1891 में, बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं थी परिवार की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक व्यक्ति ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसे ही एक प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व का निर्माण हुआ आज ही के दिन, और जिन्हें हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। तो हम अपने सेशन शुरू करने से पहले अपने गुरुकुल को प्रणाम करते हैं, और हमारे तमाम गुरुजन जो हमारे गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, और मतलब कि कहने का मतलब है वो अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वहन करते हैं, और हम सबको सिखाने के लिए एक गुरुकुल का निर्माण किया है। तो ऐसे हम अपने तमाम गुरुओं को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, ऐसी आशा और विश्वास करते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। उन्होंने भी हमें एक दिशा दी है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में जो चाहें वो रंग भर सकते हैं। तो ऐसे हस्तियों के बीच में हम अपने आप को जब पाते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जैसी भी समय जो व्यर्थ में गया वो गया, लेकिन अब ऐसे महान व्यक्तित्वों के समक्ष में आकर हमने अपने आप को स्थिर कर लिया है, ताकि हम कुछ सीख सकें, और उस सीख से अपना भला करें और दूसरों का भी भला करें। यही हमारे बिजनेस का मूल उद्देश्य है कि सभी लोग पहले वो शिक्षा ग्रहण करें जिसके लिए गुरुकुल का निर्माण हुआ है, और उस शिक्षा का प्रसार और प्रचार करें, ताकि लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैम जी ने बताया कि इस आज ही के दिन एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। तो कहा जाता है कि बचपन से ही इन्होंने बहुत सारे संघर्ष का सामना किया है। जैसे एक आम व्यक्ति होता है, वो इतने संघर्षों का सामना नहीं कर पाता है, जो कि एक जो व्यक्तित्व का धनी होता है, और जो व्यक्ति ईश्वर उसकी क्षमता जो है पहले से ही तय कर देते हैं कि आपको भाई ये काम करना है, इन इन कार्यों से गुजरना है। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने जैसे ही जन्म लिया, और जन्म के कुछ समय के बाद जब इनकी शिक्षा और दीक्षा का जब समय आया, तो इन्होंने अपनी कॉलेज की जो शिक्षा शुरू की, तो इन्होंने बहुत उस समय अपने आप को प्रताड़ित पाया, क्योंकि उस समय छुआछूत का बहुत ही ज्यादा चलन था, जिसकी वजह से, क्योंकि ये उच्च कुल में जन्म न लेने के बाद उस समय जो मौसम था वो थोड़ा भेदभाव और जात पात का ज्यादा था। तो इन्होंने अपने जीवन का संघर्ष उस शिक्षा दीक्षा के समय में ही प्रारंभ कर दिया था, और बड़े संघर्षों के बाद इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा को प्रारंभ किया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना सहन कर पाता है, ईश्वर उसे उतनी ही सहन शक्ति देता है। अब हम सभी को ईश्वर ने जो दिया है वो हर किसी के साथ अलग अलग है, एक सा नहीं है ना। तो संघर्ष करने की जिज्ञासा इनके मन में थी, क्योंकि बचपन में ही उन परिस्थितियों से गुजरे हैं जिनसे एक आम व्यक्ति
नहीं गुजरता। तो इन पर एक मूवी का भी निर्माण किया गया था, जिसमें बहुत सारी बातों को दर्शाया गया था। जिस स्कूल में जाते थे, उस स्कूल में इन्हें अलग बिठाया जाता था, और जितने भी क्रियाकलाप मतलब नॉर्मल थे, उनसे सबसे इन्हें भिन्न रखा जाता था, अलग रखा जाता था। तो जाहिर सी बात है, आज के दौर में यदि ऐसा हो तो व्यक्ति पढ़ने की बजाय वो डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हुए थे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हौसला यदि आपका बुलंद है तो दुनिया में कितनी भी परेशानियां आए, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। और इन जितने भी इस दुनिया में महान व्यक्तित्व हुए हैं, यदि उनसे हमें कुछ सीखना है तो यही तो कुछ सीखना है कि इन्होंने अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना किया, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और जो व्यक्ति हार नहीं मानता है, ईश्वर उसकी सहायता के लिए तत्पर खड़ा हो जाता है। और जब ईश्वर खड़ा हो तो फिर कोई भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। भारत कहा जाता है कि भारत में ये दलित समुदाय के अंतर्गत आते हैं, और इन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। ऐसा नहीं है, इन्होंने जो किया है वो हम सभी के लिए किया है, और उसमें से एक दलित वर्ग भी आता है। तो इन्होंने जो भी किया है हम सभी के लिए क्या है, शिक्षा दीक्षा का जो प्रसार और प्रचार इन्हीं के समय से हुआ है। क्योंकि उस समय यदि कोई सहारा था तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, यदि कोई ताकत थी तो वो शिक्षा। और उसी के दम पर इन्होंने बहुत सारे समाज के उत्थान के लिए कार्य किए, और जहाँ पर छुआछूत जैसी समस्याएं थी वहां पर अपनी आवाज को बुलंद किया, और बहुत से जन आंदोलन किए, जिसके माध्यम से ये सफल रहे। और समाज ने भी, और उस समय का जो समाज रहा, उस समय के समाज ने भी इनका खूब भरपूर सहयोग किया। क्योंकि कहा जाता है कि छुआछूत जो व्यक्ति, किसका जन्म कहाँ होता है ये कोई निर्धारित नहीं होता, ये ईश्वर का काम है। उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमारा कोई वो भी नहीं है। तो जातिगत जो कुप्रथाएं थी उनका इन्होंने सिरे से नकारा, और आंदोलन के माध्यम से अपनी एक साख बनाई। डॉक्टर, इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। और कई आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया, और जातिगत विरोधी जितने भी कार्यक्रम होते थे वहां पर जाकर अपना स्पीच देते थे, लोगों को जागरूक करते थे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों का जन्म एक समान से हुआ है, और सभी के अंदर जो रक्त वर्ग है वो भी सेम टू सेम है। तो जातगत जो व्यवहार उस समय हुआ था वो गलत था। और अंबेडकर को आज के तारीख में हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान निर्माता कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि संविधान इन्हीं के दम पर हुआ था। संविधान जो निर्माण हुआ था उसमें 299 सदस्य थे, जिसमें से एक प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन जिसे संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और संविधान में कुल मतलब 299 सदस्य थे, जिनके माध्यम से इस संविधान का निर्माण हुआ है। इसमें से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हें सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और एक थे वी एन राव, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार कहा गया था। इन्होंने संविधान का अंतिम जो प्रारंभिक खाका होता है उसे तैयार किया था, जिस पर बाद में प्रारूप समिति ने
काम शुरू किया था। संविधान को निर्माण होने में मतलब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। समझिए इतना संविधान को बनने में समय लगा था। और इस पर जो रुपए खर्च हुआ वो भी बहुत सारा खर्च हुआ है उस समय। समझिए 1800, ये 1900, तो इनका जो उल्लेख है, मूल बात ये है कि इन्होंने हम सबके लिए क्या किया, या इनका हम सबके लिए संदेश क्या था। सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से कहा गया है, वो मूल बात यही है कि सभी लोग शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित बने। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित बनेगा वो अपना और अपने समाज का भला करने के लिए सक्षम हो पाएगा। और ये सब जो कुछ हो सकता है वो मूल आधार है शिक्षा। और इनका एक बहुत ही फेमस वाक्य है कि शिक्षित बनो और संगठित बनो और उसके बाद संघर्ष करो। क्योंकि हम सभी का जो इस समय समय चल रहा है उस पर ये भी लाइन जो है लागू होती है कि हम अपने गुरुकुल से वो शिक्षा ग्रहण करें और गुरुकुल के माध्यम से हम सभी लोग संगठित हों। और उसके बाद हम जब संघर्ष करते हैं तो जाहिर सी बात है सफलता हमारे हाथ अवश्य लगेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हम महापुरुषों को सिर्फ इसीलिए याद करते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में किन किन परेशानियों को उठाया है और परेशानी उठाने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और आज हम सभी के सामने ये है। तो वर्ष 1947 में जब राष्ट्र ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी तब बी आर अम्बेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में इन्हें पदभार ग्रहण किया गया। क्योंकि ये इनके पास कहा जाता है कि 32 डिग्रियां थीं जिनके माध्यम से उस समय शिक्षा के क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान थी। जिसमें से प्रमुख जो कहते हैं जो डिग्रियां थी वो मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी और एलडीसी एलएलडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी किया था और बैरिस्टर ऑफ लॉ लंदन से किया था। जो कहा जाता है कि उस समय की बहुत अच्छी शिक्षा मानी जाती है। क्योंकि हम लोग तो आज हिंदुस्तान में रहकर भी वो बहुत सारी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और उन्होंने तो विदेश में जाकर बहुत सारी डिग्रियां हासिल की थी। तो जाहिर सी बात है शिक्षा का जो इनके पास प्रकाश पुंज था वो बहुत ही अद्भुत था। और भारत में इनका जो सम्मान होता है वो तो होता ही है, बल्कि विदेशों में भी इन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि शिक्षित होने के साथ साथ इनमें विनम्रता और नम्रता बहुत अच्छी स्तर पे थी। क्योंकि वैसे ही कहा जाता है कि शिक्षक जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपने विचारों से अपने आसपास के वातावरण को शिक्षित माहौल के रूप में तैयार कर देगा। तो इनके जो क्रियाकलाप रहे हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। इनसे जो भी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए वो ये है, इन्होंने हम नागरिकों के लिए कुछ वाक्य दिए थे कि शिक्षा ही शक्ति है, इसको पहचानो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरा था संघर्ष से न डरें। हमें अपने जीवन में, ये चूंकि मानव जीवन है इसमें संघर्ष तो निश्चित है। जितना हम संघर्ष करेंगे उतना ही अपने व्यक्तित्व का निखार करेंगे। क्योंकि एक आम व्यक्ति जन्म लेता है और उसका जीवन पता ही नहीं चलता
और हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी हैं, राइट ब्रदर्स हैं, जिन्होंने हेलीकॉप्टर का वायुयान का निर्माण किया था। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, इनका एक मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा ग्रहण करना, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया और अंततः उनका संघर्ष रंग लाया। और आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हम उन लोगों को याद करते हैं, क्योंकि उनसे प्रेरणा लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था, संघर्ष से डरे नहीं। तो आज की जो परिस्थिति हमारी है, तो हमें भी अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए, बल्कि कदम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल हमारे बहुत करीब है। इसीलिए तो हम सब यहाँ स्थिर हैं, क्योंकि पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं, चलेंगे तो सिर्फ आगे। और आगे था एक आत्मसम्मान। मनुष्य का जीवन मिला है हमको, तो हम आत्मसम्मान के साथ इसे जिएं। बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि थोड़ा जीवन जिएं पर सम्मान से जिएं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। अभिमन्यु था, तो उसका जीवन बहुत नहीं था, लेकिन उसका जीवन जो था वो पराक्रमों से भरा हुआ था। इसीलिए हम आज उसको नाम याद करते हैं। और अगला था, समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझें। यदि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, जाहिर सी बात है, तो कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। और जैसे ही हम गुरुकुल में एक हमारा परिवार है, तो इस परिवार के तहत हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। उन जिम्मेदारियों को निभाना हमारा अधिकार भी है और फर्ज भी है, क्योंकि यदि इन जिम्मेदारियों से हम आज भागते हैं, तो कल लोग हमें याद नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि लोग हमें कल याद करें, तो उसके लिए हमें इस समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन करना है। और अगला है संगठित होने की शक्ति। आज हमारा गुरुकुल संगठित है, तभी तो गुरुकुल का नाम है। भाई गुरुकुल संगठित है, हम लोग यहाँ बनते हैं, पैनल चलता है, इसका मतलब है कि हम लोग आज गुरुकुल के विचारों के साथ हैं। गुरुकुल, ये हमें विश्वास है कि गुरुकुल हम सभी के लिए एक अभूतपूर्व शक्ति के रूप में है। हमें गुरुओं के माध्यम से बताया गया है कि आप कदम से कदम बढ़ाते चलो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो हमें ये विश्वास है कि हमें यदि कहीं पर कोई रास्ता जैसे भटकाव होगा, तो हमारे गुरुजन हमें थाम लेंगे आके। इस निर्भीकता के साथ हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और एक मिसाल यूं भी है कि हम सभी को आज 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। बहुत सारे लोग अपने धैर्य को त्याग चुके हैं। हमें अपने धैर्य को इन्हीं अंतिम क्षणों में रोक के रखना है, क्योंकि व्यक्ति तभी ऊब जाता है जब उसका समय जैसे जैसे करीब आता जाता है, उसके अंदर अधीरता बढ़ती जाती है। हमें अपने आप को मेंटेन रखना है। ये हमारी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। जो लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। और बिखरने के वो एक बिखरता नहीं है, फिर उसके साथ उसकी फैमिली बिखरती है। मतलब बहुत लंबा चौड़ा कहा जाए कि एक व्यक्ति के टूटने से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। तो हमें अपनी उम्मीद के साथ साथ ये भी देखना है कि हमसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जब एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले वो सुधार करने में सक्षम हो पाए हैं, क्योंकि वास्तविकता ये है, यदि हम दृढ़ संकल्प करें, तो ये जो सृष्टि है, ये कहा जाता है कि ये अदृश्य शक्ति हमारा साथ देती है, जिसे हम देख नहीं पाते,
वो हमारे दृढ़ संकल्प के आगे हमारा साथ देती है। तो हमें अपने दृढ़ संकल्प को बरकरार रखना है और आगे चलते जाना है, क्योंकि जब जब भी ऐसे बहुत सारे वाक्य हमारे सभी के सामने आए हैं जिसके माध्यम से हम सभी को कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, हमें नहीं लगता कि गुरुकुल में उपस्थित जितने भी लोग हैं वो अपरिपक्व लोग हैं। ये सभी लोग बहुत ही अनुभवी हैं और सिर्फ अपने अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए इस गुरुकुल पर बनते हैं। तो हमें अपने ज्ञान के अर्जन में हमेशा वृद्धि करते रहना है, और वृद्धि ज्ञान की इस गुरुकुल के माध्यम से होगी। हमें ऐसे व्यक्तित्वों के धनी जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, इनसे यही प्रेरणा लेनी है कि जब इन्होंने उस समय इतना संघर्ष किया था, तो हम सब तो बहुत थोड़ा संघर्ष है। इनके दुखों को देखकर हमें अपने दुख भूल जाते हैं कि इतना संघर्ष कैसे जी लिया था। और इनके जो कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो गुरु थे, वो तीन गुरु बताए जाते हैं। पहले महात्मा बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने अपना आदर्श माना था इन लोगों को, जिनके माध्यम से इनके जीवन में इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। यदि एक हम सभी मानव हैं और एक दूसरे के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व निश्चित होता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, जिसके साथ हम अपनी ऊर्जा को साझा करते हैं, क्योंकि इस समाज में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली हुई है। यदि हम आप लोग इन महापुरुषों के समक्ष अपने आप को नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस अंधकार के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए अपने गुरुओं को उनकी छत्र छाया में रहें और उन पर अटूट विश्वास बनाए रखें। ये हम जानते हैं कि जिसने भी हम सबको ये कहा है कि आप गुरुकुल में आओ, आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ मिलता है, तो उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर ये कहा है, और उन्हें सारी सच्चाई मालूम है कि वो कौन सा समय है जब हम सबके चेहरों पर खुशियां आएंगी। एक छोटी सी बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर जिले में एक गांव है माधोपट्टी, जिसमें कुल 70 घर हैं। और ये गांव पूरे भारत में एक मिसाल बना हुआ है। 70 घरों में से 47 घर ऐसे हैं जिन घरों से आईएएस और पीसीएस तैयार हुए हैं। क्यों? क्या उस गांव में ही ईश्वर ने सारी शिक्षा उड़ेल दी है? नहीं, ये सिर्फ संगत का असर है। तो हमें अपनी संगत अच्छे लोगों के साथ रखनी है, क्योंकि हम सभी का उद्धार यदि हो सकता है तो वो अच्छी संगत से हो सकता है। ये गुरुकुल एक उत्तम उदाहरण है हम सबके लिए। और अपने समय को ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुओं के सानिध्य में बिताएं, ताकि हम सभी के जो अंदर कभी कभी जो विचार आते हैं, वो विचार सिर्फ हमारे प्रकाश पुंज से धूमिल होते रहें। क्योंकि शब्दों में ही वो ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से, और शब्दों में ही वो नीरसता होती है जिसके माध्यम से अपने आप को हम उदासीन कर लेते हैं। तो हमें ऐसे शब्दों का चयन करना है जो ऊर्जावान है, जिनसे हमें सदैव ऊर्जा मिलती है। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं, और जो टूटे फूटे शब्दों के सहारे
हमने इस व्यक्तित्व के बारे में बताने का प्रयास किया है। जब पहले से ही सभी लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीधी सीधी बात यही है कि एक मूल मंत्र उन्होंने दिया था हम सभी के लिए कि शिक्षा ग्रहण करो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जीत सदैव आपकी होगी, जय जयकार होगी। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैम बहुत कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन यात्रा के बारे में बताया, जिन्होंने संघर्ष से सफलता तक, भेदभाव से सम्मान तक और सपनों से सच्चाई तक का सफर तय किया। ऐसे महान युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम दिल से नमन करते हैं। और आपका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट गुरुवर जो अपनी सोच को एक बदलकर अपने जीवन में एक नया इतिहास लिखने का हौसला रखते हैं। ऐसे ही महान विचार रखने वाले आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, जो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की पावन धरा से हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम वेलकम सर वेलकम जी। सर, वेलकम सर। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म शताब्दी के अवसर पर गुरुकुल में विराजमान सभी गुरु भाई एवं बहनों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के मंच को संचालन कर रही हमारे मातृशक्ति और कोकिला आवाज के धनी एवं लंबी सोच पैदा करने वाली ऐसे मातृशक्ति श्रीमती अनीता शाह मैम, आपकी कुशल संचालन मंच का हो रहा है और उसमें मुझे दो शब्द रखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, अभिनंदन। साथियों, आज की हमारी सेशन अनिल साकिया सर ने रखे हैं और ऐसे महान उन इस देश की धरती में पैदा हुआ और इस देश की धरती में पैदा होकर पूरे जीवन अपनी संघर्ष की राह को अपनाने का प्रयास किया। साथियों, जी मैं वही महान शख्सियत के बारे में कहना चाहूँगा। उस समय जो शासन था वो ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन का लाभ उन व्यक्तियों को मिला जो शोषित थे, वंचित थे, दलित थे। क्योंकि मनुस्मृति में एक विशेष समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, लेकिन जो दबे कुचले जो समाज है उसको जो है शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन ब्रिटिश शासन होने के कारण उनको शिक्षा मिलने का अवसर मिला और जब उसने शिक्षा ग्रहण करने उनके पिताजी ने स्कूल में दाखिला कराया तो उनके साथ में जो व्यवहार हुआ उसको आश्चर्य लगे कि कुछ स्टूडेंट एक साथ बैठ रहे हैं और अकेला एक स्टूडेंट स्कूल विद्यालय परिसर के कोने में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है।
वो काफी चिंतित थे। अब बीच में एक ऐसा समय भी आया कि उस समय काल में स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने उस स्थिति को ध्यान में रख के पुनः उनको दिमाग में समझ में आया कि समाज की दृष्टि क्या है, उनके हालात क्या है, और आज जो हालात पैदा हो रहा है, जो समाज को एक विशेष व्यक्तियों द्वारा ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत के नाम पर तिरस्कार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो उसने कारण में पाया साथियों कि समाज अगर शिक्षित नहीं है, ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्तियों का अधिकारों का हनन हो रहा है, व्यक्तियों को उनके मूल अधिकारों के साथ अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है। तो उसका एकमात्र उपाय ढूंढा, वो था कि शिक्षा। तो शिक्षा को उसने क्या किया कि उसने सारे चीज को, जो कमजोरी था, समाज की जो कमजोरी था, वो उसको जो है अपना कमजोरी महसूस नहीं किया, उसको क्या किया, उसको संघर्ष की ढाल बनाया, और ढाल बना के उसने शिक्षा को महत्व दिया और खुद पहले शिक्षित होने के लिए अग्रसित हुआ। एक समय जब यहाँ की विद्यालय पूरे पढ़े और जब उसको विदेश जाने का उनका मन हुआ कि आज मेरा पूर्ण शिक्षा नहीं हुआ है, मुझे विदेश जाना है, और मेरा परिवार, क्योंकि उनकी परिवार एकदम निम्न गरीब परिवार था, तो उस समय उसने जो है अ, राजाओं की जो राज था, तो उनके राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज थे। उसने उनके दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर उसने कहा कि आप जाएं और वहां शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन शर्त है, जब वहां से आप शिक्षा ग्रहण करके आएंगे तो मेरे राज्य में आपको सेवाएं देना पड़ेगा। इन शर्तों के साथ उनको जो है भेजना पड़ गया वो बाहर में। जब वो शिक्षा ग्रहण करके आया, तब उनकी शादी भी होना था। फिर समाज को संगठित करने का प्रयास किया, तो उस समय बहुत सारे उनको कुर्बानी देना पड़ा। उनकी जो धर्म पत्नी थे रमाबाई, उनके दो बच्चे भी थे, लेकिन समाज के तिरस्कार के वजह से, छुआछूत के वजह से उनके बच्चे पानी के अभाव में मौत हो गया, उनकी बीवी का भी मौत हो गया। फिर भी वो डिगमिगाए नहीं, वो अब कमजोर नहीं हुए, वो और उनको एक हौसला मिला, संघर्ष करने की राह मिला, और उसने पूरे जीवन समाज को जोड़ने में, समझाने में पूरे जीवन लगा। जब समाज उनको, उनके भावनाओं को समझा, कुछ संगठित होने का प्रयास किया, उस समय उनकी उम्र जो है, उनकी उम्र की पड़ाव जो है काफी दूर चले गई थी। ऐसे स्थिति में जब लगा कि इन सब स्थितियों का अगर निदान पाना है तो वह कौन सा होगा, तो पहले उसने मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। समाज को मूल संदेश उसने दिया कि पहले आपकी कमजोरी है, आप शिक्षित नहीं है, ज्ञान नहीं है आपके अंदर में, इसलिए जो है आप अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। दूसरा उसने संदेश दिया कि राजनीति वह सत्ता की चाबी है जिसमें हर दरवाजे खोला जा सकता है, हर ताले की चाबी है। तो उसने बोला कि जब आप संगठित होंगे
तो केवल आपके द्वार जो है राजनीति है, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। उसने दूसरा संदेश ये दिया, तीसरा संदेश ये दिया कि आप अपने अधिकार और अपने सम्मान और स्वाभिमान को समझिए। जिस तालाब में एक जानवर, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक चिड़िया पानी पीने का अधिकार है, लेकिन इन स्मृति के कारण, इस छुआछूत अंधविश्वास के कारण एक इंसान को इंसान का दर्जा नहीं मिल रहा है। और आपको जो है इसी कारण जो है आपको पानी पीने में, नहाने में आपको जो है वंचित किया जा रहा है। ये 3 मूल संदेश दिया। इस बीच में जब देश आज़ादी की ओर अग्रसित हुआ और देश आज़ाद हुआ, उस समय जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो है बाबा साहब ने महाराष्ट्र से पहले चुनाव लड़ने का निश्चय किया। लेकिन जब चुनाव उसने लड़े तो उसमें भी उनके जो खिलाफ था वो एक अंगूठा छाप था, और वहां से बाबा साहब को पराजय होना पड़ा और एक अंगूठा छाप व्यक्ति जो है वहां से निर्वाचित होकर चला गया। तब बाबा साहब को लगा कि मैंने पूरे जीवन संघर्ष किया, लोगों को पूरे समर्पण दिया, लेकिन आज भी समाज जो है पीछे है, शिक्षा की अभाव है। तो ऐसे स्थिति में देश के जो अन्य जो राज्य है, अन्य जो शिक्षित जो लोग हैं, वो कभी चिंता में पड़ गए, और चिंता में पड़े तब बोले कि ये तो गजब हो गया। जो व्यक्ति पूरे जीवन संघर्ष किया, समाज के लिए पूरे परिवार को निछावर कर दिया, वो व्यक्ति आज भी जो है समाज उसको लायक नहीं किया, इस चुनाव हार गए। तब कहीं बंगाल के एक जो सीट है, बंगाल के लोग ने उसको उनसे मिले और उनसे मिल के कहा कि बाबा साहब जो निर्वाचित हुए थे बंगाल से, विधान पार्लियामेंट से निर्वाचित हुए थे, उनके कमेटी वहां से गया और उनको बोले कि बाबा साहब आपको उस पार्लियामेंट में जाना आवश्यक है। जो आपने जो बोला है कि राजनीतिक हर उस ताले की चाबी है जिसे खोला जा सकता है, जब आप चाबी हैं, आप ही नहीं पहुंच पाएंगे, तब वहां कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तब वहां के बंगाल की जो निर्वाचित पदाधिकारी है उसने अपने सीट को खाली किया, और सीट को खाली करने के बाद वहां से बाबा साहब को चुनाव लड़ाया गया और वहां से निर्वाचित करा के उनको जो ससम्मान उसको पार्लियामेंट तक के पहुंचाने का काम किया। तब कहीं उनको जो है आज संविधान बनाने का जो है मौका मिला शांति। तो ये कितनी कड़ी है। और आज उसी का कारण आज जो बंगाल हम लोग देखते हैं, आज जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वही क्षेत्र जो है आज बांग्लादेश बना है, वही क्षेत्र बांग्लादेश बना है साहब। तो आज व्यक्ति की जो जीवन जो होता है, आज इसीलिए कहता है कि भारत में बुद्धिमान व्यक्तियों की कदर नहीं होता, स्वाभिमान व्यक्ति की कदर नहीं होता, इज्जतदार व्यक्ति की कदर नहीं होती। और इसका जीता जागता उदाहरण पहले मैंने दिया, और दूसरा भी दिया कि विश्व के अधिकतर राज्यों, अधिकतर देशों में भारत के लोग अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त है और वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अधिकतर देशों में आप आंकलन कर दीजिए। और अमेरिका जैसे राज्यों, अमेरिका जैसे देश में तो आज भारतीय लोग जो है पार्लियामेंट में भी पहुंचने के काबिल हो गए हैं, मिनिस्टर तक के बनने की काबिल हो गए हैं। तो ये भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, और केवल उसने गैर राजनीतिक संगठन चलाए अपने जीवन में। और जब राजनीतिक संगठन की बात आई
तो वो माँ जब उनकी जो राजनीतिक संगठन जब तैयार हुआ तो केवल 6 दिन जो है वो राजनीतिक संगठन में काम कर पाया, उसके बाद उसकी देहांत हो गया। माने समाज को परिवर्तन करने के लिए एक व्यक्ति की जो उम्र होता है, 60 की, 65 की, 70 की, 80 की जो उम्र होता है, उस उम्र को, पूरे जीवन की उम्र को समाज के लिए समर्पण कर दिया। तब कहीं आज उस महान हस्ती की नाम, जिनकी कर्म भूमि से, जिनकी कार्यों से आज जो है समाज उसको याद करता है। साथ ऐसे याद नहीं करता कि उनकी जीवन की गाथा सुनेंगे ना तो आपके आंसू जो है बह जाएंगे। तो इन इस परिस्थितियों के साथ, और आज हम लोग क्या हैं, हम लोग थोड़ा से भी अगर हम लोगों को समस्या आता है तो हम लोग जो विचलित हो जाते हैं, उस दिशा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन बाबा साहब ने उन चुनौतियों को, उन बुराइयों को अपना ढाल बनाया, अपना लक्ष्य बनाया उनके विरुद्ध जाने के लिए। और यही कारण था जब उसने अड़ अम्बेडकर